सुप्रीम कोर्ट में आज शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दाखिल 140 से ज्यादा अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। शहरियत कानून को आइन की बुनियादी ढांचों की खिलाफ वर्जी बताया गया है। वहीं आज 2 अर्जियां इस कानून की हिमायत में भी दाखिल की गई हैं। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में सह रुकनी बेंच समाअत करेगी। बेंच में चीफ जस्टिस बोबडे, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल है। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में भी अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से भी अर्जी दाखिल की गई है। मरकज ने हाई कोर्ट से अर्जियां सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने की अपील की है। उधर बात अगर खवातीन के एहतजाजी धरने की करें तो लगातार एहतजाजी मुजाहरा इस कानून को लेकर जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कुछ खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मनाकर उनके धरने को खत्म करवाया। लेकर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। हमारे साथ याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला जी मौजूद हैं। तहसीन साहब, आज जिस तरह से सुनवाई होने वाली है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब तक जो मौजूदा हुकूमत है इसने रिप्लाई ही फाइल नहीं किया। जो कानून अमित शाह जी कहते हैं कि देश के लिए बहुत अच्छा कानून है, जिस पर सारे देश पर डिबेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, उस पर आपने अब तक रिप्लाई फाइल नहीं किया। 1 महीने से अधिक हो गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनको बस सियासत करनी है इसके ऊपर। क्या लगता है, क्या पॉइंट होगा मेन जो सीधे तौर पर आपने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है? मांग तो यही है कि ये जो कानून है ये इलीगल है, संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट चार्टर के खिलाफ है। इसे आपको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अब तक इन्होंने रूल्स ही फ्रेम नहीं किए। अगर रूल्स ही फ्रेम नहीं किए तो मुझे लगता है कि इस पर स्टे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि और ये चाहते कि इस पर दिल्ली का चुनाव हो, ये चाहते कि इस पर सियासत हो, इसलिए इसमें डीले कर रहे। उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें फटकार लगाएगी। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा, खुद अमित शाह जी ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि लोगों को भड़काया जा रहा है, ये नागरिकता देने वाला कानून है। अगर अमित शाह जी ये मानते हैं तो फिर अमित शाह जी क्यों नहीं इसका रिप्लाई फाइल कर देते सुप्रीम कोर्ट के अंदर? जहाँ पर कानूनी लड़ाई हो रही वहाँ पर आप जवाब देते नहीं हो, आप सियासी बयान दे रहे हो और आप रूल्स भी फ्रेम नहीं कर रहे हो। आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि देश में इस पर डिबेट हो ताकि इकॉनमी पर डिबेट नहीं हो और इकॉनमी पर डिबेट ना हो। आप यही चाहते हो। आप चाहते हो कि दिल्ली का चुनाव आप इस पर निकालें। ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो भड़का रहा है, कांग्रेस भड़का रही है, अर्बन नक्सल भड़का रहे हैं। देखिए, अगर भड़का रहे हैं तो फिर आसाम के जो इनकी चीफ मिनिस्टर सोनोवाल साहब, वो क्यों कह रहे हैं कि सीए आसाम में लागू नहीं होगा? 71 का जो कट ऑफ डेट है 1985 का आसाम अकॉर्ड, उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा के इनके मुख्यमंत्री कहते हैं भैया यहाँ पे एनआरसी नहीं हो सकता। अगर एनआरसी हुआ सबसे पहले मैं बांग्लादेश चला जाऊँगा। मेरी तो पैदाइश बांग्लादेश की। तो क्या ये देशद्रोही है? क्या ये अर्बन नक्सल है? क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है? इसका जवाब भी दे अमित शाह जी। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट से आज आप लोग क्या गुहार लगाएंगे? क्योंकि जिस तरह का रवैया दिख रहा है सरकार का, उसने अब तक रिप्लाई फाइल नहीं किया, हो सकता है आज कुछ और वक्त मांगे। देखिए, सरकार सिर्फ डीले करने की कोशिश कर रही है। रूल्स भी इसीलिए फ्रेम नहीं किया। जो कानून के बारे में वो इतना कहते कि बहुत ही अच्छा कानून, उसका रूल्स इन्होंने अब तक फ्रेम नहीं किया, जिस पर सारी देश में चर्चा हो रही है, सारे देश में विवाद हो चुका है। 18 से 20 लोग शहीद हो चुके हैं, इस पर उन्होंने अब तक रूल्स फ्रेम नहीं किया। तो उम्मीद ये की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए, इनको जल्द से जल्द रिप्लाई फाइल करने की इनको हुक्म दे और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और इस मैटर का रेजोल्यूशन निकले। क्या स्टे लगाने की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? स्टे इसलिए नहीं लग सकता, जहाँ तक मेरी कानून की जानकारी है, इसलिए स्टे नहीं लग सकता क्योंकि इन्होंने रूल्स फ्रेम नहीं किया। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस मैटर को डीले करना चाहते भी नहीं स्टे हो। फिर ये मीडिया में खबर देगी देखो स्टे भी नहीं मिला, हमारा कानून सही है। अगर आपका कानून जस्ट है, 2003 में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, वाजपेयी जी ने किया था। तो अगर आपका कानून जस्ट है, अब सीए आपने लाया, तो आप इसका रूल्स फ्रेम कर दीजिए। आप लाइए सुप्रीम कोर्ट में, हम इस पर लड़ते, कानूनी तरीके से लड़ते। आप क्यों यहाँ से भाग रहे हो? आप इसलिए भाग रहे हो क्योंकि आप जानते हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे तहसीन पूनावाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लंबा खींचना चाहती है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद खुद इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान आज सुप्रीम कोर्ट में शहरियत तरमीमी कानून पर सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई काफी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अब देखना ही होगा कि अदालत मुदाखलत करते हुए मरकज को क्या कुछ कहती है। खुर्रम,
बिल्कुल सना, पूरे मुल्क की निगाहें हैं, चाहे वो ख़ासतौर से जो एहतजाज करने वाले लोग हों या फिर दूसरे लोग हों जो इस पूरे जो नागरिकता कानून है, शहरियत कानून है, चाहे उसकी हिमायत करने वाले लोग हों या मुखालफत करने वाले लोग हों, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर समाअत शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप देखें कि पूरे मुल्क से ही जो कानून आया है इसके खिलाफ आवाज़ें उठी हैं, लेकिन इसके सपोर्ट में भी बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टियाँ हैं, चाहे वज़रा हों, उन सब ने आवाज़ उठाई है और ये ज़रूर कहा है कि ये शहरियत देने वाला कानून है, इससे किसी की शहरियत को कोई खतरा नहीं है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, 144 की बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। 141 अर्जियां ऐसी हैं जो शहरियत कानून के खिलाफ हैं और जिसमें ये कहा गया है कि ये पूरा कानून है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई उन सबको हटा करके यहाँ पर मुसलमानों के अलावा तमाम लोगों को शहरियत देने की बात की गई। कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं वो उनको शहरियत दी जाएगी। तो आज 10:30 बजे के करीब, 11:15 बजे के करीब इस पूरे मामले पर समाअत होनी है। लेकिन अहम पहलू यही है क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में क्योंकि सीधे तौर पर सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर एक नई और तारीख देगा या फिर इस पूरे मामले में क्या लार्जर बेंच को भेजेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल जो है वो जरूर उठाया गया है। और इससे पहले जो मरकजी हुकूमत है, क्योंकि उसने कहा था कि हम रूल्स फ्रेम कर देंगे, रूल्स भी फ्रेम नहीं किए गए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो आप आज काफी मायने रखेंगी। हमारे साथ AIUDF के लीडर्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आज आप लोगों ने भी आज यहाँ पर अपनी अर्जी दाखिल की थी पिछली बार, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि सरकार ने अभी कोई जवाब दाखिल नहीं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए, सरकार का ये हिटलरी तरीका है। अब इन लोगों ने तो जल्दबाजी करके इस कानून को, काला कानून को ले आया। अब पूरे मुल्क में ये हंगामा हो रहा है। आसाम में देख रहे हैं आप, हर तबके के लोग बाहर आके इसको हंगामा कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ले, अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया था, रिप्लाई उनको देना था। अभी हम सुन रहे हैं कि आज तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उनको रिप्लाई करना था, ये इसको खींचते ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। सामने इलेक्शन है, उसको पार होने का इनका ये जो चक्कर है, ये नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क के साथ ये ठीक नहीं है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको आप खाना नहीं दे पा रहे हो, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं है। करोड़ों इंसान इंडिया में ऐसे होगा जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप बांग्लादेश और बाहर उनसे इतना मोहब्बत और उनसे प्रीति उनको लाके आपने ये कानून को पास किया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये 150 के करीब जब ये आर्जी हुआ, हम लोगों ने AIUDF की तरफ से भी किया, आसाम स्टेट जमीयत की तरफ से किया, हमारे सेंट्रल जमीयत की तरफ से किया, 3-3, 4-4 केस हमने भी लगाया और पूरे मुल्क से बहुत सारे केसेस इसमें हुए। सरकार को जल्द से जल्द इसका जवाब देना था कि क्यों इसको लाया। एक बात बताइए, आपके बीजेपी के जो वजीर आला हैं असम के, वो कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे। अब आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्या लागू नहीं करेंगे? वो CAA हम लागू नहीं करेंगे। जो 1971 का जो आपका असम अकॉर्ड है उसका वायलेशन नहीं होगा। नहीं, लागू नहीं करेंगे तो विधानसभा में मैंने डिमांड दिया था कि आप रेजोल्यूशन लीजिए कि इसको हम नहीं मानेंगे, नहीं लागू करेंगे। रेजोल्यूशन लेकर आप दिल्ली को भेजे, जिस तरह केरल वालों ने रेजोल्यूशन लिया, आसाम वाले ले सकते थे। सर्बानंद सोनोवाल जी ये खुद आंदोलन करके वहां से जन्म लेके आज CM की कुर्सी पे बैठे, लेकिन लोगों के साथ इन्होंने गद्दारी की। इन्होंने जो स्टूडेंट मूवमेंट से निकल के आके आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, कुर्सी के लालच में, मोहब्बत में पूरे कौम को उन्होंने छोड़ दिया है। और आसामी जुबान को कत्ल करने का जो एक साजिश है, आसामी कल्चर, सिविलाइजेशन और लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने का, कत्ल करने का ये कानून है। और उसके साथ सर्बानंद सोनोवाल है, तो ये उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सवाल तो सिर्फ आसाम का नहीं है, क्योंकि पूरे मुल्क में ही हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं, तो सवाल अब कहीं ना कहीं और ज्यादा बड़ा हो चुका है। बिल्कुल बड़ा है, पूरा मुल्क का है। मुल्क का इस माने करके है, मैंने इससे पहले बतलाया, करोड़ों इंडियन ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, झोपड़ी, सर के ऊपर कोई छत नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं। AIUDF के लीडर से ये पूछिएगा कि आसाम में मुखालिफत की बुनियाद अलग है, हम जानते हैं, लेकिन मुल्क भर में इस कानून की बुनियाद अलग है। लोगों का कहना है कि मुसलमानों को भी इस कानून में शामिल किया जाना चाहिए था। AIUDF के लीडर को से ये पूछिए कि क्या आपको ये नहीं लगता कि इस कानून में मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए था? रिसोर्सेज को लेकर इन्हें डर है कि जो लोग आएंगे वो आसाम में रहेंगे तो रिसोर्सेज पर कब्जा हो जाएगा, ये बात अलग है, लेकिन क्या इनको ये नहीं लगता कि मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए था? क्या AIUDF ये कहना चाहेगी?
बिल्कुल एक सवाल है कि असम में जिस तरह से डेमोग्राफी का सवाल है, कल्चर और ज़बान का सवाल है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा कानून आया है, पूरे मुल्क में आवाज़ उठी है और आप लोग कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या इसमें जिस तरह से मजहब को एक तरह से कैद लगाई गई, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो है कि ये इंडिया का आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, उसको ये खतरा लाहिक हो गया है। ये 71 आसाम एकड़ जो हुआ था, 71 को कट ऑफ ईयर बना के उसको इन लोगों ने वो किया, मतलब रिजेक्ट किया है। आसाम एकड़ एक तरफ है, वरना तो वो डिक्लेयर करे कि आसाम एकड़ रिजेक्ट है, फिर ये 2014 तक का कानून बनाए। और क्या पूरे मुल्क से मुसलमानों का नाम भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था? एक सवाल ये है, क्योंकि सिर्फ आसाम का सवाल नहीं, आसाम में मुखालफत की बुनियाद अलग है, लेकिन पूरे मुल्क में दूसरी जगह अलग है। देखिए, हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं कर रहे हैं। मुसलमान बाहर से तो आएंगे नहीं, क्यों आएंगे? उनके पास अपना मुल्क है, वो वही रहे, खुश रहे, कुछ भी करे वो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे इंडिया में जो लोग हैं, सरकार की जिम्मेदारी इन पर है, इनके वोट लिए हैं, सरकार अपने उसमें बैठे हैं, इनका काम करे, बाहर को छोड़े, दूसरा कंट्री है वो अपना काम करे। जो यहाँ का रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के तहत जो यहाँ अंदर है वो इंडियन है, जो बाहर से आएगा फॉरेनर होगा। हाँ, हमारे यहाँ हमारा मुल्क जो ऐसा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है। कोई बाहर ये आपका प्रोसिक्यूशन होकर अगर वो आ रहा है, यहाँ उनको जगह दिया जा रहा है, वो रिफ्यूजी के तौर पर रह रहा है, उनको बराबर का हक नहीं दिया जा सकता, सिटीजनशिप उनको नहीं दी सकती। वो रिफ्यूजी हो, वो यहाँ रहे, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप देके आपके और हमारे बराबर बगल में बिठा के आपको आपका खाना छीन के उनको देना, आपका लैंड छीन के उनको देना, ये हरगिज नहीं माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अमीनुल इस्लाम साहब थे, जो रुकन असम्बली है, रफ़ीकुल इस्लाम साहब, माफ़ कीजिएगा, रफ़ीकुल इस्लाम साहब हैं, जो रुकन असम्बली हैं आसाम असम्बली में। वो अपनी बात रख रहे थे और जाहिर सी बात है, अब ये साफ हो गया है कि आसाम के जो तमाम लोग हैं और साथ ही साथ सियासतदान हैं, उनकी बुनियाद इस कानून की मुखालिफत करने की एक ही है कि उनके रिसोर्सेज पर इस कानून के तहत कहीं ना कहीं कब्जा किया जाएगा। वहीं मुल्क के दिगर हिस्सों में जिस तरह से इस कानून को लेकर मुखालिफत की जा रही है, उसकी बुनियाद अलग है। लोगों का कहना है कि इस कानून में मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन आसाम के लोगों का मानना मुख्तलिफ है। बेहद शुक्रिया आपसे।